नमस्कार दोस्तों, मैं हुकम सिंह अपने YouTube चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम इंडियन हिस्ट्री की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम मेडिवल हिस्ट्री से करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री से क्यों करेंगे? क्योंकि आजकल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ट्रेंड्स देखने में आया है, उसमें मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएंगे और फाइनली हम लास्ट में एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। दोस्तों, जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, उसको हम इसके पैरेलल में ही लेके चलेंगे। तो हम दोनों सीरीजों को एक पैरेलल में, एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज ये इस सीरीज का लेक्चर 1 है, जिसमें हम नॉर्थ इंडियन किंगडम्स को जानने की कोशिश करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका एक बेसिक लेंगे, हम इंट्रोडक्शन लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स हैं, उनके लिए एक बेस बन के तैयार हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इससे आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए, तो आप इसको मिस मत करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे इस सीरीज़ से। ठीक है, देखिए, ये पहला लेक्चर है, इसलिए हम इस लेक्चर में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है, उसको हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें डिवाइड करके उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो देखिए, ये सीरीज आपके लिए इन सभी एग्जाम्स में बेनिफिशियल है, तो आप इसका लाभ उठाइए और इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि जो हमारी इंडियन मेडिवल हिस्ट्री है, उसको हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो हम इसको मेनली 6 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले नंबर पे अर्ली मेडिवल इंडिया, यानी कि हर्ष के डेथ के बाद का जो टाइम पीरियड है, वहाँ से अर्ली मेडिवल इंडिया का जो टाइमलाइन है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जाएंगे हम दिल्ली सल्तनत, जिसकी शुरुआत लगभग 1200 ईस्वी में होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम जाएंगे मुगल एम्पायर्स के ऊपर, जिसकी शुरुआत जो पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है 1526 ईस्वी में, लगभग वहाँ से शुरुआत हो जाती है। चौथे नंबर पर हम मराठा एम्पायर्स को कवर करेंगे। आपको पता होना चाहिए, जिस टाइम पे मुगल्स का शासन चल रहा था, तो जहांगीर एम्परर के शासनकाल के दौरान से ही लगभग मराठा एम्पायर्स का इन्फ्लुएंस देखने में आ गया था। अगले नंबर पर हम 5वें नंबर पर जाएंगे कि किस तरीके से रीजनल स्टेट्स का उदय हुआ, और लास्ट में हम जो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए उनको कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम 6 भागों में बांट के इस इंडियन मेडिवल हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्ली मेडिवल इंडिया की बात करें तो इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? एक तो किंगडम्स और दूसरा जो इस्लामिक इन्वेजन्स हुए वो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम किंगडम्स पर जाएंगे तो इनको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो नॉर्थ इंडिया में जो किंगडम्स हुए, और दूसरा साउथ इंडिया में जिन किंगडम्स का डोमिनेंस था उनको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, 36 राजपूत क्लान्स होते हैं, वंशज, जो कि जगह जगह पर अलग अलग जगह पर इनका डोमिनेंस था। तो उनमें से कुछ मेजर, कुछ प्रमुख इस प्रकार है, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार्स थे, दिल्ली वाले रीजन में चौहान्स थे, कन्नौज वाले रीजन में राठौर्स थे, मेवाड़ वाले रीजन में गुहिलाज थे, इसके अलावा बुंदेलखंड वाले रीजन में चंदेलाज थे, मालवा वाले रीजन में परमार्स थे, बंगाल वाले रीजन में सेनाज थे, और गुजरात वाले रीजन में सोलंकीज थे। तो आपको एटलीस्ट इनके बारे में जो मेजर हैं पता होना चाहिए। और देखिए, मैप के माध्यम से मैं आपको इनका एक माइंड मैप बनवाऊंगा, कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन थी। तो देखिए, ये है पांड्याज, इनके ऊपर थे चोलाज। ठीक है, इससे ऊपर थे पल्लवाज जिनकी कैपिटल कांचीपुरम थी। ठीक है, उससे ऊपर प्रेजेंट आंध्र प्रदेश में वेंगी वाले रीजन में ईस्टर्न चालुक्याज थे, गौड़ वाले रीजन में पालाज थे, और ये डेक्कन वाले रीजन में राष्ट्रकूटाज थे, और ये गुर्जर प्रतिहार्स थे। ठीक है, तो देखिए, हम नॉर्थ इंडियन किंगडम्स पढ़ रहे हैं, इनमें भी राजपूत। तो सबसे पहले हमें, अगर हम इंडियन मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए कि इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है। तो 8वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक का जो टाइमलाइन है, वो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंडर आता है। जैसे ही हर्ष की मृत्यु होती है, उस समय से एंशिएंट हिस्ट्री का लगभग समापन हो जाता है और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। तो जो मेडिवल पीरियड है, हम इसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो अर्ली मेडिवल पीरियड और दूसरा लेटर मेडिवल पीरियड। जो अर्ली मेडिवल पीरियड है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी के अंदर काउंट करेंगे, और जो 12वीं से 18वीं के अंडर, इसमें लेटर मेडिवल पीरियड रहेगा। तो कुल मिला के 8वीं से लेके 18वीं सदी तक का जो टाइमलाइन है, ये मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में आता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आई होप
होप आपको क्लियर है। तो अगर हम राजपूतों की बात करें सबसे पहले, तो इनका जो ओरिजिन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिबेट है भाई, इसका इनका ओरिजिन कहाँ से था। तो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज हैं वो है मिक्स्ड ओरिजिन थ्योरी, यानी कि मिक्स का मतलब है इनमें नेटिव्स, ठीक है, और प्लस में फॉरेनर्स का कॉम्बिनेशन माना जाता है इस मिक्स ओरिजिन थ्योरी में। हालांकि बहुत सारी थ्योरीज हैं जो अपने अलग अलग व्यूज़ देती हैं, जैसे कि अग्निकुला थ्योरी है, ट्राइबल ओरिजिन थ्योरी है जो इनका ओरिजिन ट्राइबल ग्रुप्स बताती है, इसके अलावा फॉरेन ओरिजिन थ्योरी है जो कि इनका ओरिजिन फॉरेनर्स बताती है। इसी तरीके से क्षत्रिय ओरिजिन थ्योरी भी अपना जो व्यूज है वो क्षत्रिय इनका देती है। सबसे पहले आपको राजपूतों की टाइमलाइन पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक इनका इन्फ्लुएंस था, कौन कौन को, यानी कि किस टाइम से लेके कब तक। तो 647 एडी से लेके 1200 एडी तक का जो बीच का टाइमलाइन है इसमें राजपूतों का डोमिनेंस था, ठीक है। हर्ष की डेथ से लेके 12वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड है इसमें मेनली जो डोमिनेंस रही थी वो इन राजपूत डायनेस्टीज के हाथों में रही थी, ठीक है। तो ये जो 36 राजपूत क्लान्स हैं इनमें से कुछ हम मेजर्स को देखें तो देखिए, बंगाल के गौड़ वाले रीजन में पालाज का डोमिनेंस था, दिल्ली अजमेर वाले रीजन में चौहान्स थे, कन्नौज वाले रीजन में राठौर्स थे, मेवाड़ वाले रीजन में सिसोदिया या फिर गुहिलाज। गुहिलाज इसलिए क्योंकि गुहिल ने इस डायनेस्टी की खोज की थी, फाउंड किया था इस डायनेस्टी को, ठीक है। इसके अलावा बुंदेलखंड वाले रीजन में चंदेलाज, ठीक है, जिनकी कैपिटल खजुराहो थी। इसके अलावा मालवा वाले रीजन में परमार्स, बंगाल वाले रीजन में शहनाज और गुजरात वाले रीजन में सोलंकी, जिनको मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। तो देखिए, एक बार फिर से आप अपना माइंड मैप तैयार कर लीजिए कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ थी। तो देखिए, ये है पांड्याज, जिनकी कैपिटल आपको पता होना चाहिए मदुराई थी, ठीक है। ये हैं चोलाज, ये हैं ककातियाज, ये हैं ईस्ट गैंगेज, ये गौड़ वाले रीजन में पालाज हैं, ये कालचुड़ीज हैं, ये चंदेलाज हैं, ठीक है। इसके अलावा ये परमार्स हैं, ये गुर्जर प्रतिहार्स हैं, ये चाहमना है। चाहमना दोस्तों ये चौहान्स के ओरिजिन से पहले उन्हीं का एक राजवंश माना जाता है, ठीक है। ये तोमर्स हैं जिनका दिल्ली हरियाणा वाले रीजन में डोमिनेंस था। तो एटलीस्ट आपको इनकी लोकेशन का एक माइंड मैप क्लियर होना चाहिए। बाकी मैं आने वाले लेक्चर्स में इनको वन बाय वन जब हम डिस्कस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रतिहारों को देखते हैं। तो इनके जो टाइमलाइन है वो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की मानी जाती है। इनको गुर्जर भी माना जाता है, बोला जाता है, इसलिए इनको कई बार गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। जो इनका शासनकाल था 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में, ये मेनली नॉर्थर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में इनका डोमिनेंस था, ठीक है। इनकी फोर्टिफिकेशन की बात करें, इनकी शक्तिशाली, इनकी मजबूती कहाँ दिखाई देती है कि जब मुस्लिम्स ने भारत के ऊपर आक्रमण किए थे, ठीक है, जिस टाइम पे सिंध के ऊपर जुनैद का शासन चल रहा था लगभग 725 एडी में, उस टाइम से लेके और महमूद गजनी के जो आक्रमण है उस बीच में जो मुस्लिम्स ने भारत पर आक्रमण किए थे, उनके खिलाफ इन्होंने एक डिफेंस दी थी इंडिया को, ठीक है, किन्होंने, प्रतिहारों ने। अगर इन प्रतिहार जो डायनेस्टी है इनमें रूलर्स देखें तो सबसे पहला रूलर था नागभट्ट प्रथम, जिसका शासनकाल 725 से 740 एडी के बीच में रहा, ठीक है। ये इस डायनेस्टी का फाउंडर भी माना जाता है और इनकी कैपिटल कन्नौज में थी। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय, इन्होंने एक वाइटल रोल प्ले किया था इस एम्पायर को मर्ज करने में, ठीक है। इसके बाद इसका बेटा आता है मिहिर भोज, जो कि इस डायनेस्टी का, प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे पावरफुल राजा था ये मिहिर भोज, ठीक है। इसके शासनकाल के दौरान इसने, देखिए, नॉर्थ साइड में कश्मीर से लेके साउथ में नर्मदा रिवर तक और जो वेस्ट साइड में गुजरात के कठियावाड़ से लेके और ईस्ट साइड में बिहार तक इसने अपना जो एम्पायर है वो एक्सटेंड कर लिया था, ठीक है। इसके बाद इसका बेटा आता है महेंद्रपाला, जिसका 885 से 908 ईडी तक शासनकाल रहा। ये भी एक पावरफुल शासक था। इसने अपना एम्पायर मगध और नॉर्थ बंगाल तक फैला लिया था। तो देखिए, इतना वास्ट एम्पायर होने के बावजूद ये एम्पायर केवल कन्नौज तक सिमट कर रह गया था। इसका कारण क्या था कि
जो महमूद गजनी है उसने 1018 ईस्वी से ही इस किंगडम के ऊपर जो अपने आक्रमण करने शुरू कर दिए थे, और ये एम्पायर धीरे धीरे वहाँ से वीक होना शुरू हो गया था और डेक्लाइन होना शुरू हो गया था। अब जैसे ही प्रतिहार कमज़ोर पड़े, इनके फ्यूडेटरीज उभर कर सामने आए, जैसे कि पालाज, तोमर्स, चौहान्स, राठौर्स, चंदेलाज, ये इनके फ्यूडेटरीज है। फ्यूडेटरीज होते हैं दोस्तों सामंत, यानी एक बड़े राजवंश के अंडर जो छोटे छोटे किंग अपना शासन चलाते हैं उनको फ्यूडेटरीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रतिहारों की फ्यूडेटरीज थे, तो आपको पता होना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, गुहिलाज और परमार्स ने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी थी। ठीक है, 750 से 760 एडी के बीच में बंगाल में एक कंप्लीट एनार्किज्म, अराजकता देखने को मिली थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम जो प्रतिहार किंगडम्स है, प्रतिहार डायनेस्टी है, उसके फ्यूडेटरीज में सबसे पहला हम पाला डायनेस्टी को देखते हैं। तो पाला डायनेस्टी के अंडर जो हम इनके रूलर्स कौन कौन से हुए उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला रूलर और इसका फाउंडर भी माना जाता है वो है गोपाल, जिसका शासनकाल लगभग 20 सालों तक चला, 750 से लेकर 770 एडी तक। ठीक है, ये वाप्याता का पुत्र था। ठीक है, इसको नोटेबल मैन यानी ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा इलेक्ट किया गया था। किस लिए? क्योंकि मैंने बताया आपको 750 से 760 के बीच में एक कंप्लीट अराजकता देखने को मिली थी, तो उस एनार्किज्म, उस अराजकता को ख़त्म करने के लिए गोपाल को अपॉइंट किया गया था नोटेबल मैन के द्वारा। ठीक है, उसकी डेथ से पहले उसने बंगाल और मोस्ट ऑफ द बिहार वाले एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। आप देख सकते हैं ये पाला किंगडम था, तो इसने अपने शासनकाल के दौरान पूरे बंगाल वाले रीजन को और मोस्ट ऑफ द बिहार वाले रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसने बिहार के उदंतपुरी में एक मोनास्ट्री बनवाई। ठीक है, इसको सबसे पहला बंगाल का बुद्धिस्ट किंग माना जाता है। तो ये था गोपाल। ठीक है, इसने बिहार के उदंतपुरी में ये मोनास्ट्री है जो इसने बनवाई थी, पुराने टाइम की है। ठीक है, इसके बाद इसका बेटा आता है धर्मपाल, जिसका शासनकाल 770 से लेके 810 ईस्वी तक लगभग 40 सालों तक चला था। ठीक है, इसने देखिए बंगाल और बिहार वाले रीजन को तो इसके पिताजी गोपाल के द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिया गया था, जो भी बचा था थोड़ा बहुत वो इसने ले लिया। इसके अलावा इसने कन्नौज तक अपना डोमिनेंस बढ़ा लिया था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कन्नौज एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है। ये कन्नौज ही वो रीजन है जिसके ऊपर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। हम इस लेक्चर में भी थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का, और अलग से उसके ऊपर हम डिटेल में जानेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, देखिए धर्मपाल सबसे शक्तिशाली रूलर था इन ये पाल डायनेस्टी का। ठीक है, इसने प्रतिहारों को हराया था और उनको हराने के बाद इसने नॉर्थ इंडिया का अपने आप को मास्टर घोषित कर दिया था। ठीक है, ये एक बुद्धिस्ट किंग था, और देखिए इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। ये है पुराने समय की विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो आपको पता होना चाहिए धर्मपाल के द्वारा इस यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था, जो कि बिहार के भागलपुर में है। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये पुराने समय की नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसकी मरम्मत करवाई थी इसने। ठीक है, यानी रिस्टोर करवाया था। इसके बाद इसका बेटा आता है धर्मपाल का बेटा देवपाल, जिसका शासनकाल लगभग 40 सालों तक चला, 810 से 850 एडी तक। ठीक है, ये राष्ट्रकूटा प्रिंसेस रन्ना देवी और धर्मपाल का बेटा था देवपाल। ठीक है, इसने अपना किंगडम कहाँ तक बढ़ा लिया था? असम तक, उड़ीसा तक और कामरूप तक। ये है उस टाइम का कामरूप वाला रीजन, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक असम, उड़ीसा और कामरूप तक इसने अपना एक्सटेंशन कर लिया था। ठीक है, ये भी एक स्टॉन्च बुद्धिस्ट माना जाता है। इसने बहुत सारी मोनास्ट्रीज और टेम्पल बनवाए मगध में। ठीक है, इसने राष्ट्रकूटा रूलर अमोघ वर्ष, जो कि एक शक्तिशाली शासक था, राम राष्ट्रकूटा को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि अमोघ वर्षा एक शक्तिशाली शासक था, इसको भी इस देवपाल ने हरा दिया था। ठीक है, आगे हम इसका बेटा महिपाल आता है, जिसका शासनकाल लगभग 40 सालों तक चला, 998 से 1038 एडी तक। ये भी एक पावरफुल रूलर था। ठीक है, इस महिपाल की डेथ के बाद ही जो ये डायनेस्टी है पाला डायनेस्टी, ये डेक्लाइन होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद गोविंद पाला, देखिए
ये जो महिपाल के बाद के जो रूलर्स हैं, इनके बारे में इतना ज़्यादा हमारे पास एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो लगभग इस लाइनेज में इनका जो सीक्वेंस है वो एक क्वेश्चनेबल माना जाता है। इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है भी नहीं। तो माना जाता है कि महिपाल की डेथ के बाद ही लगभग जो ये एम्पायर है पाला डायनेस्टी का, ये लगभग वीक पड़ जाता है और ये ख़त्म होने के कगार पर पहुंच जाता है। देखिए, ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। जो ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था ये मेनली कन्नौज वाले रीजन के लिए था। ठीक है, किस किस के बीच में था पहले ये जानिए। जो सेंट्रल इंडिया में प्रतिहार्स और बंगाल वाले रीजन में पालाज और डेक्कन वाले रीजन में ये राष्ट्रकूटाज, इन तीनों के बीच में था। आप इनकी लोकेशन देखिए पहले, ये हैं सेंट्रल इंडिया में गुर्जर प्रतिहार्स, ये है डेक्कन वाले रीजन में राष्ट्रकूटाज और ये हैं बंगाल वाले रीजन में पालाज। ठीक है, इनके बीच में था। ये था किस लिए? ये था मेनली कन्नौज वाले रीजन के लिए। कन्नौज के लिए क्यों था? देखिए, जो भी नॉर्थ वेस्ट साइड से जो इन्वेजन्स होंगी उनसे आसानी से यहाँ रहेगा किंग, तो उनसे आसानी से निपट सकेगा। दूसरा, ये एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन है क्योंकि इंडो गैंगेटिक वाला जो रीजन है वो इसके अंडर है। दूसरा देखिए, अगर यहाँ राजा बैठा रहेगा तो ये जो गुर्जर प्रतिहार्स हैं और पालाज हैं इनके ऊपर आसानी से ये कंट्रोल कर सकेगा, इस वाले एरिया के ऊपर। ठीक है। तीसरा देखिए, गुजरात एक इम्पोर्टेंट यहाँ रिच सी पोर्ट्स हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ से ट्रेड करना आसान होगा। दूसरा, जो भी अरबियन कंट्रीज़ के साथ में यहाँ से ट्रेड हो रहा है, यहाँ से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड हो रहा है वो यहाँ से लैंड रूट के माध्यम से कर लेगा। तीसरा, जो यहाँ पालाज हैं, यहाँ से जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में ट्रेड आसानी से यहाँ से हो जाएगी और चाइना के साथ में ट्रेड आसानी से हो जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन थी कन्नौज मेनली, इसीलिए ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चला इन तीनों के बीच में लगभग 200 सालों तक। ठीक है, आप अगले मैप के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपना अपना डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश की, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके, यानी ये आपस में भी लड़ते रहे थे। तो मेनली राष्ट्रकूटाज पहले यहाँ दक्कन वाले रीजन तक ही सीमित थे। तो देखिए, आपको दिखेगा कि ये यहाँ तक किसी समय पर पहुँच गए थे। अगर हम गुर्जर प्रतिहार्स की बात करें तो ये मेनली सेंट्रल इंडिया में यहीं तक थे, ये भी अपना डोमिनेंस यहाँ तक इन्होंने बढ़ा लिया था। इसके अलावा जो पालाज थे ये मेनली बंगाल के गौड़ वाले रीजन में ही था, इन्होंने भी देखिए यहाँ तक कन्नौज तक अपना डोमिनेंस किसी समय पर बढ़ाया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ एरिया आपको यहाँ ट्रांजिशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है वो सेंट्रल इंडिया के प्रतिहार्स, बंगाल के पालाज और डेक्कन वाले रीजन के राष्ट्रकूटाज, इन तीनों डायनेस्टीज के बीच में हुआ। ठीक है, वो क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कन्नौज वाला रीजन है वो और इंडो गैंगेटिक वैली है उसके ऊपर अपनी सुपरमेसी स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, ये स्ट्रगल लगभग 200 सालों तक चला और इन्होंने अब एक दूसरे की पावर है उसको वीक कर दिया और जो टर्क्स हैं उनको एक रास्ता दे दिया इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए। जो टर्की थे उन्होंने देखा भाई ये तो आपस में ही लड़के कमजोर हो चुके हैं, तो उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया और इनको ओवरथ्रो कर दिया था। आगे देखते हैं हम दिल्ली के तोमर्स। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो तोमर्स थे ये प्रतिहारों के फ्यूडेटरीज थे। ठीक है, ये पालाज, तोमर्स, चौहान्स, ये सब जो प्रतिहार्स हैं उनकी फ्यूडेटरीज थे। ठीक है, जो तोमर डायनेस्टी है ये लगभग 8 से 12वीं शताब्दी के बीच की इनकी टाइमलाइन है। प्रेजेंट डे दिल्ली और हरियाणा वाले रीजन में इनका डोमिनेंस था। अनंगपाल प्रथम ने इस तोमर डायनेस्टी को फाउंड किया था 8वीं सदी में। आपको पता होना चाहिए तोमर डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था अनंगपाल प्रथम। ये भी इंपॉर्टेंट रूलर है अनंगपाल द्वितीय, जिसने दिल्ली का पुरी के नाम से जो प्रेजेंट में दिल्ली है उसको फाउंड किया था। ठीक है, देखिए, अनंगपाल द्वितीय को ही ये श्रेय जाता है दिल्ली को एस्टेब्लिश करने का और उसको पॉपुलेट करने का अपने शासनकाल के दौरान 11वीं सदी में। ठीक है, अनंगपाल द्वितीय था, इसने अपने, देखिए, जो अनंगपाल द्वितीय था इसको सक्सीड किया था इसके ग्रैंडसन पृथ्वीराज चौहान ने। तो चौहान डायनेस्टी का ये सबसे शक्तिशाली रूलर था और आपको पता होना चाहिए कि तोमर डायनेस्टी अभी तक चल रही थी तो चौहान डायनेस्टी ने इनको सक्सीड किया, यानी कि जो तोमर्स थे
इन चौहानों के केवल फ्यूडेटरीज बनकर रह गए। ठीक है, जो चौहान थे इनको चौहानों से दिल्ली को कैप्चर कर लिया 12वीं सदी में किसने, तोमर्स ने, और जो तोमर्स थे इनके फ्यूडेटरीज बन गए। तो देखिए चौहानों ने 1101 ईस्वी में अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी अजमेर के ऊपर। ठीक है, और देखिए मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये प्रतिहारों के फ्यूडेटरीज थे। इन्होंने जो मालवा और दिल्ली वाले रीजन में परमार्स थे उनसे उज्जैन को कैप्चर कर लिया अर्ली 12th सेंचुरी में। ठीक है, इन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट किया। ठीक है, और जो पृथ्वीराज चौहान था सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे शक्तिशाली रूलर था। हम जानेंगे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की कहानी किस तरीके से रही, आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब देखिए कन्नौज के राठौर्स के बारे में हम जानते हैं। इन्होंने, इनका जो शासनकाल था, इनका जो डोमिनेंस था वो 1090 से 1194 ईस्वी के बीच में दिखाई देता है, मेनली कन्नौज के ऊपर। कन्नौज इनकी कैपिटल थी। लगभग 104 सालों तक इनका शासनकाल चला था, इनका डोमिनेंस रहा था। ठीक है, देखिए जयचंद, जो ये राठौर्स हैं, जयचंद इनका सबसे ग्रेट रूलर और सबसे लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का। आपको पता होगा कि जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में बैटल ऑफ चंदावर हुआ था। ठीक है, 1194 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार दिया था। ठीक है, तो यहीं से जो राठौर डायनेस्टी है इनका समापन हो जाता है। इसके अलावा हम बुंदेलखंड वाले रीजन में चंदेलाज का डोमिनेंस देखते हैं। इन्होंने 9वीं शताब्दी में अपने आप को एस्टेब्लिश किया। देखिए एक स्मॉल किंगडम था, उसका रूलर नानक ने इस चंदेला डायनेस्टी की खोज की थी। ठीक है, को पता होना चाहिए। देखिए बुंदेलखंड वाला रीजन ये एमपी में पड़ता है, ये वाला रीजन है बुंदेलखंड, तो आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन भी। ठीक है, चंदेलों ने बुंदेलखंड वाले रीजन में यानी कि सेंट्रल इंडिया में एमपी में लगभग 500 सालों तक शासनकाल किया था, 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, पहले जो ये बुंदेलखंड है ये जीज का भुक्ति के नाम से जाने जाता था, ये वाला रीजन। देखिए चंदेलों की कैपिटल थी वो थी खजुराहो। ठीक है, और बाद में इसको महोबा के नाम से जाना गया। ठीक है, यहाँ पे सबसे बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट है कालिंजर फोर्ट। आप देख सकते हैं ये पुराने टाइम का कालिंजर फोर्ट है, जो कि कहाँ है, ये खजुराहो में ही है। चंदेलों ने बहुत ही फेमस, देखिए कंदरिया के महादेव टेम्पल 1050 एडी में बनवाए थे, और बहुत ही ज़्यादा संख्या में ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए इन्होंने खजुराहो में, जो आज के समय में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। महाराजा राव विद्याधारा, इसके लिए ये इंडियन हिस्ट्री में चंदेलाज फेमस है, क्योंकि जो गजनी के अटैक्स हुए थे उनसे इंडिया को रिपल्स, उसके अटैक्स को रिपल्स किया था इसने, और इंडिया को एक प्रोटेक्शन दी थी किसने, राव विद्याधारा ने। अब देखते हैं हम, देखिए परामर्दी, ये लास्ट इंडिपेंडेंट चंदेला रूलर था। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1203 एडी में हरा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो चंदेलाज हैं ये कमज़ोर पड़ने शुरू हो गए, और छोटी छोटी डायनेस्टीज उभर कर सामने आई, जैसे कि ओरछा वाले रीजन में बुंदेलाज और बांधवगढ़ वाले रीजन में बघेल्स। ठीक है, आगे हम गोहिलाज या फिर सिसोदियाज ऑफ मेवाड़। देखिए मेवाड़ राजस्थान में एक रीजन है, ये है मेवाड़। ठीक है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में मेवाड़। गोहिला डायनेस्टी इसलिए क्योंकि गोहिल ने इसको फाउंड किया था और अपने ही नाम पर इस डायनेस्टी को रख दिया था। ठीक है, कश्मीर में कुछ क्लान्स ऑरिजिनेट हुए जो पहले 6ठी शताब्दी में गुजरात में माइग्रेट हुए, फिर दोबारा से 7वीं सदी में ये मेवाड़ वाले रीजन में यानी मगध के आसपास माइग्रेट हो गए थे। राजपूत रूलर बप्पा रावल ने, जो ये गहलोत डायनेस्टी है या फिर सिसोदिया डायनेस्टी है, मेवाड़ में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था इसने, और चित्तौड़ को अपनी कैपिटल बनाया था, जो कि कहाँ है, राजस्थान में। देखिए जो ये कहानी हुई है जो मैंने अभी पहले बताई, ये रावल रतन सिंह के टाइम की है। ठीक है, 1303 एडी में अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेड किया और इस टेरिटोरी को अपने अंडर ले लिया। राणा सांगा और महाराणा प्रताप
सिसोदिया डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर्स थे। इन्होंने मुगल रूलर्स के खिलाफ एक टफ फाइट दी थी इन मुगल रूलर्स को, ठीक है। इस सीक्वेंस में महाराणा प्रताप 54वां रूलर था मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत के अंडर, ठीक है। इसके अलावा हम मालवा वाले रीजन के परमार्स देखते हैं, ठीक है। ये भी प्रतिहारों के फ्यूडेटरीज थे। इन्होंने 10वीं शताब्दी में अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी थी और जो एमपी का मालवा वाला रीजन है वहाँ पे है धारा, वो इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। ये एमपी में मालवा वाला रीजन है और यहीं पे धारा है, वो इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी, ठीक है। 1305 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था मालवा वाले रीजन में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके इनसे ये जीत लिया था मालवा वाला रीजन, ठीक है। फिर परमार्स ने अपनी कैपिटल मंडप दुर्ग, फिलहाल मंडू में है एमपी में, वहाँ इन्होंने शिफ्ट कर ली थी। इसके अलावा आगे देखते हैं हम राजा भोज, जिसका शासनकाल लगभग 45 सालों तक 1010 से 1055 एडी तक चला। वो बहुत ही फेमस रूलर था इस डायनेस्टी का, ठीक है। इसने बहुत ही ब्यूटीफुल भोज वेटलैंड, जो आज के समय में जो रामसर साइट में इंक्लूडेड है, भोज वेटलैंड ये है, बहुत ही ब्यूटीफुल वेटलैंड है, ठीक है, जो कि 250 स्क्वायर माइल्स की है भोपाल के पास में। ये राजा भोज के द्वारा ही बनवाई गई थी, ठीक है। इसने संस्कृत लिटरेचर के लिए धारा में एक कॉलेज खुलवाया था, ठीक है। परमार्स लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ गए थे जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण शुरू हुए थे, ठीक है। तो परमार डायनेस्टी का ये बहुत ही फेमस और बहुत ही शक्तिशाली राजा था राजा भोज। अब जो ये राजपूत हैं, इनके अंदर सोसाइटी कैसी थी हम उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी प्रकृति को देखें, इनके नेचर, इनका प्रकृति देखें तो ये वॉरियर्स और वैसे नेचर से बहुत चिवलरस माने जाते हैं। इन्होंने विमेन और जो कमज़ोर वर्ग है उनकी रक्षा करने में विश्वास किया था। अगर हम धर्म की बात करें तो ये हिंदुइज्म के फॉलोअर्स थे, हालांकि इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी पैट्रोनाइज किया था। भक्ति कल्चर इन्हीं के पीरियड में शुरू हुई थी, ठीक है। आगे हम गवर्नमेंट की बात करें तो देखिए फ्यूडल टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी इनकी, ठीक है। यानी कि जो किंगडम था वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में जागीर्स में बटा हुआ था और जागीरदार उनके हेड होते थे, ठीक है। यानी जो भी मान लेते हैं पूरा किंगडम है तो इसमें ये बड़े बड़े जागीर्स में बटा हुआ था और जागीरदार इनके हेड होते थे, ठीक है। अगर हम लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो देखिए कलहन की राजतरंगिणी, जिसको रिवर ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है, जयदेव की गीत गोविंद, जिसको सॉन्ग ऑफ काउहर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सोमदेव की कथा सरित सागर। इसके अलावा देखिए पृथ्वीराज चौहान का जो कोर्ट पॉइंट था चंदबरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान है उसका कोर्ट पॉइंट था, उसके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई, जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो भी मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स की गई उनके बारे में वर्णन किया है। इसके अलावा भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखी है, जो कि एस्ट्रोनॉमी के ऊपर एक बुक है। देखिए राजशेखर, जो कि महेंद्रपाला और महिपाला पाला डायनेस्टी के ये दो रूलर्स हैं, इनके कोर्ट में ये पॉइंट था राजशेखर। इसने देखिए कपूरा मंजारी, काव्य में मीमांसा और बाल रामायणा, ये कुछ कृतियां हैं जो राजशेखर के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। म्यूरल टाइप ऑफ द पेंटिंग्स और मिनिएचर टाइप ऑफ द पेंटिंग्स इनके शासनकाल के दौरान देखने को मिली हैं, ठीक है। तो देखिए ये म्यूरल टाइप्स और मिनिएचर टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स क्या होती हैं, जिस टाइम पे हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उस टाइम पे हम इनको जानेंगे, ठीक है। देखिए खजुराहो के टेम्पल्स बहुत ही ब्यूटीफुल, यूनेस्को की साइट में इंक्लूडेड हैं, वो इन्हीं के शासनकाल के हैं। इसके अलावा उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है, इन्हीं के शासनकाल का है, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा के कोणार्क में सन टेम्पल है, इन्हीं के शासनकाल का है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, वो सब इन्हीं के शासनकाल के दौरान ये सब बनाए गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा
आपके लिए एक बेस तैयार हुआ होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।